लेमन लैंग्वेज में वैक्यूमिंग बोलते हैं। और वैक्यूमिंग एक्चुअली इवैक्यूएशन एंड डिहाइड्रेशन होता है, जिसमें हम अनवांटेड गैसेस को, इंक्लूडिंग जो हमने नाइट्रोजन यूज किया था प्रेशर टेस्ट के लिए उसको, और मॉइस्चर, एक जो फिजिकली प्रेजेंट हो एज वाटर वेपर, दूसरा अगर उसके अंदर कोई भी पानी कहीं भी है, चाहे वो ऑयल में मिक्स है, चाहे वो किसी जगह पे पड़ा हुआ है पानी, वो भी सारा हमको निकालना होता है। इसके लिए मोटा मोटा हमें माइक्रोन गेज की जरूरत पड़ती है और वैक्यूम पंप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोन गेज यहाँ पे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि एक जो लेफ्ट साइड में है वो एक टिपिकल माइक्रोन गेज है विच इज मोर इकोनॉमिकल एंड इट गिव्स यू जस्ट ए रीडिंग कि कितना माइक्रोन्स इस समय चल रहा है। उसके बाद जो बीच में आप देख सकते हैं ये एक एडवांस्ड माइक्रोन गेज है जिसके अंदर ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी होती है, ये प्रोग्रामेबल होता है और आपको पूरा दिखता है कि वैक्यूम किस तरह से हुआ है और किस तरह से वैक्यूम ब्रेक हो रहा है। तो आप इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं कि सिस्टम के अंदर मॉइस्चर है या नहीं है, या अब पूरा निकल गया है या नहीं निकला है। तो वो सारी चीजें आप इस टाइप के जो एडवांस्ड माइक्रोन गेजेस हैं इनसे आप देख सकते हैं। एंड देन वैक्यूम पंप के बारे में हम लास्ट चार्ट्स में थोड़ा बहुत हम बात करेंगे। हम लोग नॉर्मली माइक्रॉन्स की रीडिंग में बात करते हैं, अदरवाइज आप वैक्यूम की अगर बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का कोई भी प्रेशर को हम वैक्यूम बोलते हैं। लेकिन हमारे लिए वैक्यूम को बहुत ही लो लेवल तक लेके जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम उस लेवल तक नहीं लेके जाते तो हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ सिस्टम के अंदर से सारी एयर या मॉइस्चर निकल चुका है। मल्टीपल रीडिंग्स होती हैं। इस चार्ट के अंदर हम लोगों ने 3 पोर्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक तरफ है यूनिट, दूसरी बीच में है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस यूनिट में कितना होता है, जैसे बार में 1.013, फिर एब्सोल्यूट प्रेशर जो कि एब्सोल्यूट वैक्यूम के ऊपर होता है, और हमारे को अगर हमारी रेफ्रिजरेशन टर्म्स में बात करें तो हमारे को कितना मिनिमम लेवल अचीव करना चाहिए। ये मेरे स्टैंडर्ड चार्ट हैं जिसमें ये हमारा जो माइक्रॉन्स है हमने 1000 माइक्रॉन्स मेंशन किया हुआ है, वेयरएज आपका जो रिक्वायरमेंट रहता है मित्सुबिशी का वो 500 माइक्रॉन्स का रहता है। यही अगर कोई रेफ्रिजरेशन कस्टमर होता है तो वो 100 माइक्रॉन्स भी हो जाता है। तो जितना लोअर जाएंगे, जितना डीपर वैक्यूम में जाएंगे, उतना सिस्टम के लिए बेटर होता है। वो क्या क्या चीजें होती हैं और क्यों डीप जाना इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए इस चार्ट में अगर आप ये ध्यान से देखेंगे, ये पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस प्रेशर का चार्ट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब रूम प्रेशर पे अगर हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वाटर का। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकेंड, आई जस्ट नीड 1 सेकेंड। Sorry, I'm back. Yes. So 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम जैसे जैसे वैक्यूम में डीप जाते हैं वैसे वैसे नीचे माइक्रोन्स आते पे आप यहाँ देख सकते हैं 25,000 पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जब 25,000 माइक्रोन है तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होते होते 26.67 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है। इसका मतलब है कि अब जब आपका वैक्यूम हो रहा होगा और 25,000 माइक्रोन, जब आपका एक्चुअली माइक्रोन गेज आपको रीडिंग दिखानी शुरू करता है, उस समय पानी बॉयल होना शुरू कर सकता है। उससे पहले तक उसका जो टेम्परेचर था वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा था, तो जहां पानी है वो पानी ही रहेगा, सिर्फ जो हवा की नमी है वो निकलने वाली है। उसके बाद 25,000 के बाद जब आप और नीचे जाएंगे, जैसे आप सपोज 5,000 माइक्रोन पे आ गए, तो अब हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड अब आपका बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। तो अगर वो 0 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों हो जाता है
तो उस केस में क्या होता है, अगर आपका वैक्यूम का जो रेट है, जिस हिसाब से आप उसमें से हवा को निकाल रहे हैं वर्सेस जिस हिसाब से पानी बॉयल हो रहा है, अगर निकालने का रेट ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग रेट, तो उस केस में आपका जो ये पानी है वो इवेपोरेट होना बंद करके फ्रीज होना शुरू हो जाता है और फिर वो सॉलिड आइस बन जाता है। जब वो सॉलिड आइस बन जाता है तो आपके लिए डीपर वैक्यूम रीच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारा जो नॉर्मल एक्सपीरियंस है कि 2500 माइक्रोन के आसपास पानी बर्फ में बनना शुरू होता है और वो आपका 1200 माइक्रोन के आसपास आकर के उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, नीचे जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप और बड़ा वैक्यूम पंप लगा देंगे, यानी बहुत बड़ा वैक्यूम पंप लगा होगा, तो हो सकता है आप 500 माइक्रोन भी पहुंच जाएं। पर जब आप 500 माइक्रोन पहुंच जाएंगे तब भी वो डिहाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ होगा। उसके बाद जैसे ही आप वैक्यूम पंप बंद करेंगे और वैक्यूम डिके टेस्ट देखेंगे तो वो आपका एकदम बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इस समय जैसे सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1200 माइक्रोन पे -14 डिग्री की बर्फ वो जम चुकी होगी। वो -14 डिग्री की बर्फ और आपका जो बाहर का रूम का टेम्परेचर होगा वो आपका 25, 26, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो वो 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड और -15 डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से वो बड़ी जल्दी बर्फ पिघलेगी और वाटर वेपर बनाएगी और वो वाटर वेपर आपका वैक्यूम ब्रेक कर देंगे। तो इसके लिए वो इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एप्रोप्रिएट साइज का वैक्यूम पंप यूज करें। थंब रूल होता है कि जो भी आपका टनेज है सिस्टम का, उसका जो स्क्वायर रूट है वो साइज का आप वैक्यूम पंप यूज करें। तो अगर 4 टन तक का सिस्टम है तो जो आपके पास 1.5-2 टन का वैक्यूम पंप है वो आपके लिए सही है। अगर आपका 16 टन का सिस्टम है तो आपको उसमें 4 CFM का वैक्यूम पंप से काम चल जाएगा। और अगर आपके पास 100 टन का सिस्टम है, 100 टन का चिलर है, तब आपको एक्चुअली 10 CFM के वैक्यूम पंप की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो उतने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे वैक्यूम पंप से आपको नॉर्मल जो VRF के सर्किट्स हैं उनका काम हो जाता है। 4 या 6 CFM नॉर्मली सफिशिएंट होता है मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स के लिए। वैक्यूम पंप को कनेक्ट करने के लिए हम दोनों साइड से, लो साइड हाई साइड से, दोनों से कनेक्ट करें, हमेशा एडवाइज होता है। और वैक्यूम गेज को जितनी दूर लगा सकते हैं वैक्यूम पंप से उतना लगाना बेटर होता है और एक्चुअल सिस्टम में लगाना बेटर होता है। बहुत बार हम वैक्यूम पंप के बिल्कुल पास लगा देते हैं, उससे हमारे को उतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती है, हमें बड़ी जल्दी वैक्यूम दिखने लगता है, लेकिन सिस्टम में हो सकता है उतना वैक्यूम नहीं हुआ हो। तो इट इज बेटर, जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि लिक्विड साइड में वैक्यूम पंप लगाया हुआ है और उसके बाद कंप्रेसर के सक्शन और डिस्चार्ज दोनों साइड से वैक्यूमिंग की जा रही है। इसमें अगर एक चीज और आप देख सकते हैं जैसे कि लास्ट चार्ट में हमने बात किया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो डाउन होता जाता है और उस समय अगर उसको हम हीट, एडिशनल हीट दें तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो इसके लिए जहां पे भी आपको लगता है सर्किट में, नॉर्मली कॉइल के नीचे वाले हिस्से में या किसी भी जगह जहां आपको लगता है कि वहां पे लिक्विड ट्रैप हो सकता है, जहां पानी ट्रैप हुआ हो सकता है, वहां पे अगर आप हीट देंगे, हीट के लिए आपको ब्रेजिंग टॉर्च की यूज करने की जरूरत नहीं है। एक जो नॉर्मल हीट गन होती है, एयर हीट गन, उससे अगर आप हीट देंगे तो आपका ये पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा और आपका वैक्यूम जल्दी अचीव कर लेगा। एक चीज और जो आप इसमें राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे, सबसे ऊपर एक सोलेनोइड कॉइल दिखाई हुई है। वो सोलेनोइड कॉइल, अगर आपके सिस्टम में कहीं भी सोलेनोइड वाल्व यूज हो रहा है तो वैक्यूमिंग के टाइम पे आपको उसको एनर्जाइज करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो वाल्व पूरा खुला हो। उसके लिए एक तरीका होता है कि हम सिस्टम से उसको एनर्जाइज करें इलेक्ट्रिकल सर्किट से, दूसरा होता है कि हम उसकी कॉइल निकाल के उस पर एक परमानेंट मैग्नेट लगा दें और सर्विस के बाद हम वापस से वो परमानेंट मैग्नेट निकाल के कॉइल उसके ऊपर लगा दें। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वैक्यूमिंग के लिए। दूसरी इसमें और आप देख सकते हैं कि एक कोर रिमूवर टूल दिखाया हुआ है। वो कोर रिमूवर टूल से क्या होता है, जैसे आप इसमें ग्रे और ब्लू पिक्चर में देखेंगे कि अगर कोर पिन वॉल जो लगा हुआ है, अगर उसको लगे लगे वैक्यूम करने की कोशिश करते हैं तो वैक्यूम बहुत स्लो होता है, और अगर उसको हटा के हम वैक्यूम करते हैं तो ये मल्टीपल टाइम्स फास्टर हो जाता है।
क्योंकि जो वो पिन वॉल का पर्पस होता है वो सिर्फ प्रेशर चेक करने के लिए लगाया गया होता है, उसके बाद उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करने के लिए उसको नहीं लगाया गया होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस कोर को निकाल के और फिर उसको वैक्यूम करें। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो मैं पहले बता रहा था कि वैक्यूम करने के बाद जब हम वैक्यूम डिके टेस्ट करते हैं तो अलग अलग तरह के चार्ट्स उस गेज से, जो कि ब्लू वैक प्रो प्लस करके गेज आता है, उससे ये अलग अलग तरह के चार्ट्स बन जाते हैं। इसमें जो राइज है, जैसे इसको अगर आप देखेंगे जो एकदम लेफ्ट साइड वाला जो पिक्चर है, इसमें 1000 माइक्रोन्स आया है, और 1000 माइक्रोन आने के लिए जो ब्लू लाइन है वो ब्लू लाइन दिखाती है कि कैसे कैसे वैक्यूम आया। तो एटमॉस्फेयर से शुरू हुआ, बहुत ही जल्दी वो वैक्यूम होते होते पहले उसने रेड लाइन को क्रॉस करी। रेड लाइन 1000 माइक्रोन था जो कि मैक्सिमम डिके टारगेट था, और उसके बाद इवैक्यूएशन टारगेट उसमें 500 माइक्रोन था जो ग्रीन लाइन है। तो उसने ग्रीन लाइन को अचीव किया, लगभग 12 मिनट में उसने अचीव किया। उसके बाद आपने उसको शट ऑफ किया और डिके टेस्ट किया। जब आपने शट ऑफ करके डिके टेस्ट किया तो वो 12 मिनट से लेके लगभग 18 मिनट या 20 मिनट तक वो चलता रहा, और 10 मिनट से 20 मिनट तक, लगभग 8-10 मिनट तक वो चलता रहा, जब वो 1000 माइक्रोन नहीं पहुंचा। तो अगर वो आपका टेस्ट पास होता है तब आप मान लेते हैं कि आपका वैक्यूम ओके है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सिस्टम के अंदर वैक्यूम को होल्ड एकदम जीरो राइज पे रखना मुश्किल होता है, तो ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगर आप इसमें जो सेकंड पिक्चर्स आप देखेंगे तो वैक्यूम जब ब्रेक हो रहा है उसमें दूसरे केस में आप देखेंगे कि कर्व के शेप में जा रहा है। अगर वो कर्व के शेप में जा रहा है तो वो हमें दर्शाता है कि हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। जब मॉइस्चर होगा और हम 500 माइक्रोन के आसपास होंगे तो जैसे ही हम सिस्टम को बंद करेंगे वो फटाफट बढ़ने की कोशिश करेगा। फिर जैसे जैसे माइक्रोन लेवल कम हो जाएगा, वो 500 माइक्रोन से सॉरी 2000 माइक्रोन या 3000 माइक्रोन आ गया, उसके बाद जो उसका जो बढ़ने का रेट है वो कम हो जाएगा,